नमस्कार साथियों, मैं कुमार गुप्ता, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आप सभी साथियों का वेलकम करता हूं अनअकैडमी यूपीपीएससी पर। आप सभी लोग मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर के मुझे आप विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पर जाकर के आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड फॉलो करने के बाद आप लोग मुझे यहाँ से मैसेज भी कर सकते हैं। प्लस पर सब्सक्राइब करने के लिए वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए, आपको 10% की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पर जाकर के फॉलो करके मैसेज। हम एक सीरीज लेकर के जून मंथ में आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। विपिन कुमार गुप्ता सर, मैं प्लस पर एज हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाता हूँ। अभी हमने पिछली 2 वीडियो की कड़ी निकाली है और इसमें आगे कड़ियाँ जुड़ती चली जा रही हैं। एक टॉपिक हमने उठाया है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वायसराय। हमने पहली वीडियो में बताया कि गवर्नर, बंगाल का गवर्नर कैसे बना, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल कैसे बना, फिर वो भारत का गवर्नर जनरल कैसे बना, उसके साथ साथ वो वायसराय, फिर वो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। दूसरी वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट बंगाल के गवर्नर के बारे में बात किया था, कुछ इंपॉर्टेंट बंगाल के गवर्नर के बारे में क्या है बात किया था। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा, हम बंगाल के गवर्नर्स में से उठाते हैं। तो आज के जो टॉपिक रहेंगे उनमें हम पहला टॉपिक उठाएंगे, एक बंगाल के आपके गवर्नर जनरल हुए हैं जिनका नाम है कार्नवालिस। बहुत जाना माना नाम है इनका। बंगाल के गवर्नर जनरल अगर हम बात करते हैं तो गवर्नर जनरल में टॉपिक आता है जिसमें है कार्नवालिस, जिनको लॉर्ड कार्नवालिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लॉर्ड कार्नवालिस के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा इनका, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा है। 1786 से लेकर इनका 93 तक का क्या रहा, 1786 से लेकर के 1793 तक क्या रहा इनका कार्यकाल रहा है। इनका कार्यकाल क्या रहा है 1786 से लेकर 1793 तक का रहा। बड़े इनके अच्छे कार्य रहे हैं। इनके कार्य के लिए आजकल जाना भी जाता है। आज भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है भारत में, वो इनकी भी देन रही। पहला पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड कार्नवालिस ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड कार्नवालिस ने की थी। ठीक है। इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम अपने न्यायिक सुधार के लिए इन्होंने क्या किया? तो सर्वप्रथम न्यायिक सुधार के लिए इन्होंने अपनी सारी जो न्यायिक सुधारों के अंतर्गत जो कार्नवालिस ने जिले की समस्त शक्तियां हो किसको है? कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी। तो सर्वप्रथम न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कार्नवालिस ने जिले की समस्त शक्ति किसके अंदर कर दी? कलेक्टर के हाथ में केंद्रित कर दी। कलेक्टर के हाथ में क्या है? केंद्रित कर दी। तो न्यायिक सुधार के अंतर्गत क्या है? इनका बड़ा रोल रहा है। न्यायिक सुधार के अंतर्गत क्या रहा है? इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे, उसके साथ साथ इन पे और भी बेहतरीन पॉइंट है, इन पे हम बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं कार्नवालिस ने कानून की विशेषता के लिए जो लागू किया, कार्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था उसे क्या किया? लागू किया। जो इससे पूर्व नहीं था भारत में क्या किया इसने? भारत में इसने लागू किया। ठीक है। कानून की विशेषता का नियम इसने क्या किया? भारत में इसने क्या किया? लागू किया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने टॉपिक और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में क्या है आप कमेंट सेक्शन में जवाब कमेंट करते जाइए, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में क्या है इन चीज़ों को क्या है शामिल कर सकें। अगला पॉइंट है कि कार्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कार्नवालिस कोड, जिसको कार्नवालिस संहिता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कार्नवालिस कोड, जिसको कार्नवालिस
कार्नवालिस संहिता के नाम से भी जाना जाता है, संहिता का निर्माण कराए। जो किस पर आधारित था? जो शक्तियों के विभाजन, ठीक है, जो शक्तियों के विभाजन सिद्धांत पर क्या थी? आधारित। क्या है? आधारित। ठीक है। कार्नवालिस ने क्या किया? कार्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कार्नवालिस कोड या कह सकते हैं कार्नवालिस संहिता का क्या किया? निर्माण करवाया, जो शक्ति के विभाजन पर क्या रहा है? जो शक्ति के विभाजन पे भाई साहब आधारित थी, जो शक्ति के विभाजन पे क्या रहा है? आधारित थी। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। इसी के अंतर्गत हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। चलिए, ठीक है। कार्नवालिस संहिता को प्रस्तुत कर कार्नवालिस ने न्यायिक एवं फौजदारी शक्तियों को वापस ले लिया, ठीक है, वापस ले लिया। अब उसके पास, ठीक है, तो कार्नवालिस संहिता को प्रस्तुत कर कार्नवालिस ने एक पॉइंट मिस हो गया है। जिला कलेक्टरों से ठीक है, एक पॉइंट मिस हो रही है यहाँ पे। जिला कलेक्टरों से न्यायिक एवं फौजदारी शक्ति को क्या कर लिया? वापस ले लिया। अब उनके पास क्या रह गया? अब उनके पास राजस्व संबंधी अधिकार ही रह गया। राजस्व संबंधी क्या है? अधिकार रह गया। राजस्व संबंधी क्या है? अधिकार रह गया। उसके साथ साथ इन्होंने क्या है? कार्नवालिस ने जिला दीवानी न्यायालयों के लिए क्या है? एक नए पद का सृजन किया, जिसको जिला कलेक्टर या जिला न्यायाधीश के नाम से भी इसको भी जाना गया। और जो दीवानी के मामले को क्या है? ये देखता। दीवानी के मामलों को क्या है? देखता। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करते हैं तो कार्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है, या नागरिक सेवा का सीधा हम लिख सकते हैं जनक। जन्मदाता एड्रेस कर देते हैं, जनक माना जाता है। क्या है? जनक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इस सेवा के लिए इंग्लैंड में 1853 में प्रतियोगितात्मक परीक्षा होने लगी थी और 1923 से ये भारत में भी स्टार्ट हुई। ये भारत में भी क्या हो गई? भारत में भी प्रारंभ हो गई। आईसीएस परीक्षा के बारे में कुछ पॉइंट है। आईसीएस परीक्षा के बारे में क्या है? इन्होंने पॉइंट है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता भी किसको माना जाता है? लॉर्ड कार्नवालिस को माना जाता है। भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कार्नवालिस को माना जाता है। किसको माना जाता है? पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कार्नवालिस को माना जाता है। कार्नवालिस को क्या है? माना जाता है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जरा मैं इसका क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन पे जवाब दीजिएगा। हमने पंचशाला और एकशाला या
पंचशाला और एकशाला आपको भू राजस्व की कुछ व्यवस्थाएं बताई थी। अब आप जरा कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए कि पंचशाला और एकशाला व्यवस्था किसने लागू किया था या किसने जारी किया था, पंचशाला एकशाला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम। तो कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, लागू किया। इसके द्वारा, अच्छा, स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था? स्थायी बंदोबस्त को ही क्या है मैं बता दूं आपको। स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जमींदारी प्रथा के नाम से भी क्या इसको जाना जाता है। परमानेंट सेटलमेंट क्या है जाना जाता है। इसके अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। भूमि का स्वामी मान लिया गया। ठीक है, जमींदारों को क्या है, भूमि का स्वामी माना गया। इसमें होता था कि जो टोटल टैक्स कलेक्शन में किया जाता था उसका 10/11 भाग सरकार लेती थी और 1/11 भाग वो जमींदारों के हिस्से में आता था। वो जमींदारों क्या है हिस्से में क्या आता है। तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त का जानक, अस्थाई बंदोबस्त को लागू किसने किया? तो वो कॉर्नवालिस ने क्या है, कॉर्नवालिस को क्या है इसने लागू किया। कॉर्नवालिस ने क्या है इसको लागू किया। ठीक है, अगले पॉइंट पे भी बात कर सकते हैं। तृतीय मैसूर युद्ध। ठीक है, तृतीय मैसूर युद्ध 1790-92 में होगा तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि इसी के शासनकाल में, ठीक है, इसी के शासनकाल में क्या हुआ है, इसी के शासनकाल में हुआ। ठीक है, तृतीय मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि क्या है। नेक्स्ट पॉइंट जो यूपी पीसीएस का पेट क्वेश्चन माना जाता है, कॉर्नवालिस एकमात्र गवर्नर है, कॉर्नवालिस एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि क्या है, जिसकी समाधि भारत के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? गाजीपुर जिले में क्या है, गाजीपुर जिले में स्थित है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इससे बहुत बार क्या है क्वेश्चन पूछा गया, बार बार इससे क्वेश्चन क्या है लगातार पूछा जाता है। अब अगर हम अगले बात करते हैं अगले की, कि अगला कौन हुआ था, तो अगला हुआ है सर जॉन शोर। अगले बंगाल के गवर्नर जनरल हुए जो 1793 से लेकर के 1793 से लेकर के 1798 तक रहेंगे। 1793 से लेकर के 1798 तक क्या रहेंगे, ये अगले रहेंगे। ठीक है, इनमें कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इनमें क्या है, इनमें कुछ खास कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, इनमें लिख सकते हैं कि जॉन शोर ने जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना है। क्या माना है? भूमि का वास्तविक स्वामी माना। इनका कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पर जा करके अनअकैडमी लर्निंग पर फॉलो करिए। प्लस सब्सक्राइब करने के लिए वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए। वीजे लाइव कोड का क्या है, इस्तेमाल करिए। अगला जो आपके गवर्नर जनरल आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आप लोगों ने इनके बारे में काफ़ी कुछ सुना हो। लॉर्ड वेलेजली अगले गवर्नर जनरल कौन आएंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली, जिनका टाइम पीरियड 1798 से लेकर के 1805 तक का क्या रहा है इनका टाइम पीरियड। इनका जो शासनकाल जाना जाता है वो सबसे ज्यादा जाना जाता है सहायक संधि के लिए। सबसे ज्यादा जो जाना जाता है वो सहायक संधि के लिए इनका शासनकाल क्या है, प्रसिद्ध हुआ है। तो हम पॉइंट लिखते हैं इसमें, लॉर्ड वेलेजली अपनी सहायक संधि प्रणाली के लिए क्या रहा है, सहायक संधि प्रणाली के लिए, प्रणाली के कारण क्या है, प्रणाली के कारण प्रसिद्ध हुआ। प्रणाली के कारण क्या हुआ, ये प्रसिद्ध हुआ। लॉर्ड वेलेजली क्या है, अपनी सहायक संधि प्रणाली के कारण क्या हो जाती है, सिद्ध रहा, सही रहा। ठीक है, इसने उसके साथ साथ ये मात्र 37 वर्ष की अवस्था में क्या बना था, भारत का गवर्नर जनरल बना था। 37 वर्ष की अवस्था में भारत का गवर्नर जनरल बनता है। इसने ठाना था कि भारत में हम अंग्रेजी सत्ता की क्या करेंगे, सर्वोच्चता स्थापित करेंगे, या कह सकते हैं अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के लिए। किसका? इसने क्या किया, अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के लिए इसने क्या किया, वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली का क्या किया, वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली का क्या किया, प्रचलित किया। ठीक है, इस संधि को स्वीकार करने वाले जो राजा हैं उनके वैदेशिक संबंध क्या है, अंग्रेजों के अधीन हो जाते थे, अंग्रेजों के क्या है, अधीन हो जाते थे। ठीक है, तो पहले हम लिखते करते हैं, इन नीतियों का लक्ष्य भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना करना था, ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना करना था। इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया, विस्तार को क्या बनाया, अपना लक्ष्य बनाया, विस्तार को अपना क्या है, लक्ष्य बनाया। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों के विदेशी संबंध अंग्रेजी राज्य के अधीन हो जाते थे, अंग्रेजी राज्य के क्या हो जाते थे, अंग्रेजी राज्य के अधीन हो जाते थे। ठीक है, इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों के जो विदेशी संबंध है वो किसके अधीन हो जाते थे, वो अंग्रेजी राज्य के क्या हो जाते थे, अधीन हो जाते थे उनके। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा, उनके लेकिन क्या है, उनके आंतरिक मामलों में क्या है, हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। लेकिन उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। ठीक है, नहीं किया जाता था। ठीक है, सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्यों को अपने राज्य में एक सहायक सेना रखनी पड़ती थी। सहायक संधि में, इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं आप लोग कि सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्यों को अपने राज्य में एक सेना रखनी पड़ती थी, एक सहायक सेना रखनी पड़ती थी, और एवं संबंधित राज्य से क्या है, ब्रिटिश रेजिमेंट को क्या किया जाता था, नियुक्त किया जाता था, ब्रिटिश रेजिमेंट को क्या है, नियुक्त किया जाता था। हालांकि आपको बता दें, आप लोगों को शायद पॉइंट पता भी नहीं होगा कि वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसियों में एक गवर्नर जनरल हुआ डुप्ले ने भी सहायक संधि का क्या किया था, सहायक संधि को इस्तेमाल किया था, या कह सकते हैं इसे सहायक संधि का प्रयोग किया था। सहायक संधि में शामिल होने वाला जो पहला राज्य था वो कौन था, वो बेटा हैदराबाद था, जो 1798 में क्या हुआ, शामिल हुआ।
हैदराबाद के बाद भैया आया मैसूर, मैसूर के बाद आता है तंजौर, तंजौर के बाद क्या आता है